हेलो फ्रेंड्स, हम आर ओ और पीसीएस प्री परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की वीडियो बना रहे हैं और इसकी ये करंट अफेयर की ये दूसरी वीडियो है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या खबरें हैं। तो पहली न्यूज़ है, देश में सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज अमृतसर में अटारी सीमा पर 418 फुट ऊंचे पोल पर लहराया गया है। तो देखिए, इसका प्रश्न इस तरह से बनेगा कि अभी हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है। तो ध्यान रखना है अमृतसर में, अमृतसर में अटारी सीमा पर। तो जगह का नाम पूछ लेगा, शहर का नाम पूछ लेगा कि किस स्थान पर अभी सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अमृतसर, चंडीगढ़, दिल्ली या फिर राजस्थान, इस तरह से 4 शहरों के नाम दे देंगे। तो इस तरह से हमें बताना होगा अमृतसर। इस तरह के 1-2 सवाल पूछ भी गए एक दो बार परीक्षाओं में, तो इसलिए मैंने ये सवाल रखा है। 418 फुट इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखना, 418 फुट, और अमृतसर में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। अगली न्यूज है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो प्रश्न तो इस तरह से नहीं पूछा जाएगा कि कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, इस तरह का तो कोई प्रश्न बनेगा नहीं। ये मैंने इसलिए किया है कि हाल फिलहाल में एक तो इनमें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि 3 दिसंबर को इनके नतीजे भी आएंगे। लेकिन इसका प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है, जिन जिन राज्यों में हाल फिलहाल में विधानसभा के चुनाव होते हैं या फिर देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो उनमें जो लोकसभा सीटें होती हैं या फिर जो विधानसभा सीटें होती हैं, उनका मिलान करने के लिए या सम्मिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। जैसे कि 4 राज्य दे देंगे, और ज़्यादातर वही राज्य देते हैं जिन्हें जो हाल फिलहाल में खबरों में रहे हों, तो क्योंकि इनमें चुनाव हो रहे हैं इन राज्यों में, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से लिस्ट दे देते हैं कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। 4 राज्य दे देंगे इस तरह से, जैसे दे दिया मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़, और नागालैंड। मतलब कुछ भी 4 दे सकते हैं, या 4 की जगह 5 भी दे सकते हैं, और पूछ लेंगे इनमें सम्मिलित कुछ कौन नहीं है। तो जैसे इसमें तो लिख दें 230 सीट, राजस्थान में लिख देंगे 201 सीट, छत्तीसगढ़ में 90 सीट, और नागालैंड में 60 सीट। तो इस तरह से 1-2 सीटों का अंतर कर देते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो इसमें 201 लिख रखा, तो ये सम्मिलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी सम्मिलित नहीं है। छत्तीसगढ़ में कितनी 90 सीटें हैं, नागालैंड में 60 सीटें हैं। तो यानी एक तरह से हमें ये सीट पता होनी चाहिए, विधानसभा सीट और लोकसभा सीटें भी पता होनी चाहिए और राज्यसभा सीट भी पता होनी चाहिए। तो इस तरह से आप 1 न 1 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो सीट से संबंधित आप ये याद कर लेना। विधानसभा सीट तो केवल उनकी याद रखना जिनमें हाल फिलहाल में चुनाव हुए हों, और लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट तो आपको ज़्यादातर याद होनी चाहिए। दूसरा, मैंने ये ब्रैकेट में कुछ लिखे हैं कि पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, ये 4-5 और इम्पोर्टेंट में, तो इनकी सीटें तो हमें पता ही होनी चाहिए। देखिए, उसमें पॉलिटी में एक चैप्टर है जिसमें बताया जाता है कि सीटों के बारे में कितनी कितनी संख्या होनी चाहिए। तो किसी विधानसभा की सीट में जो मिनिमम संख्या है होनी चाहिए वो 60 होनी चाहिए, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं। तो देखिए, पूर्वोत्तर में त्रिपुरा में 60 हैं, मेघालय में 60 सीटें हैं, नागालैंड में 60 सीटें हैं, असम में 126 सीटें हैं, मणिपुर में 60 सीटें हैं, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, और सिक्किम में 32 सीटें हैं। और केवल 2 ही ऐसे राज्य हैं, वैसे तो पूर्वोत्तर में केवल ये मिजोरम आएगा, पूर्वोत्तर में केवल मिजोरम ही एक ऐसा राज्य है जिसमें 60 से कम सीटें हैं। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट है, पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में 60 से कम सीटें, 40 सीटें हैं। दूसरा, सिक्किम में भी 40 से भी कम है, यानी 32 सीटें हैं। तो 2 राज्य हैं ऐसे, एक तो मिजोरम और एक सिक्किम, जिनमें 60 से कम सीटें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको भी हमको ध्यान रखना है। अगली न्यूज है, राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन की घोषणा, यानी अभी 3 नए जिले और बनाए गए हैं। इससे पहले भी और घोषणा की गई थी, लेकिन अब फिलहाल में
3 जिलों की और घोषणा की है और अब ये जिलों की संख्या बढ़कर कितने हो गए हैं, 50 हो गए हैं। तो इसका प्रश्न ऐसा बन सकता है कि अभी किस राज्य ने अपने 3 नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। या इस तरह से भी बन सकता है कि राजस्थान में 3 नए जिले बनने के बाद जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 50 हो गई है जिलों की संख्या राजस्थान में 3 नए जिलों के गठन के बाद। अगली न्यूज है प्रोजेक्ट उद्भव। भारतीय सेना के लिए शुरुआत की गई है इसकी। तो ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध किससे है, भारतीय सेना से है प्रोजेक्ट उद्भव का संबंध। इस तरह से ही पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट उद्भव किससे संबंधित है। तो देख ये बताना है कि भारतीय सेना का एक प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट उद्भव। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में की गई है और किसके द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इस तरह से ही पूछ लेते हैं कि प्रोजेक्ट उद्भव की शुरुआत किसने की है। वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह या फिर इस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस तरह से मतलब 3-4 मंत्री के ऑप्शन में मिल सकते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट उद्भव सेना से संबंधित है, भारतीय सेना से, और इसकी शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। अगली न्यूज है विशाखापट्टनम श्रेणी का चौथा युद्धपोत इम्फाल। ध्यान रखना है इम्फाल, ये चौथा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तीसरा होना चाहिए। तो विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत इम्फाल नौसेना में शामिल। अब ये ध्यान रखना कि इम्फाल नाम से युद्धपोत का नाम है इम्फाल और ये तीसरा है और विशाखापट्टनम श्रेणी का है। एक प्रोजेक्ट है 15B के तहत 4 युद्धपोतों को शामिल किया जाएगा, जिसमें से कि हम 3 को शामिल कर चुके हैं। तो ये तो तीसरा है युद्ध इम्फाल। तो पहला कौन सा है, पहला इसमें युद्धपोत है विशाखापट्टनम युद्धपोत, दूसरा था मोरमुगांव युद्धपोत और तीसरा ये है इम्फाल जिसको अभी शामिल किया है। ये युद्धपोत इस तरह, इनसे हम मिसाइल भी लॉन्च कर सकते हैं समुद्र में ही। तो इस तरह से ये तीसरा युद्धपोत है इम्फाल। तो फिर चौथा अभी लॉन्च होने वाला जो भविष्य में लॉन्च होगा उसका नाम है सूरत युद्धपोत, अभी लॉन्च आगे होगा। तो इस अभी फ़िलहाल कौन हुआ है, इम्फाल हुआ है। ध्यान रखना कौन से प्रोजेक्ट के तहत, 15B के तहत। तीसरा युद्धपोत कौन सा, इम्फाल। पहला विशाखापट्टनम था, दूसरा मोरमुगांव था और जो चौथा होगा वो सूरत होगा। इसमें 72% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और इसकी विस्थापन क्षमता भी कितनी है, 7,500 टन से अधिक इसकी विस्थापन क्षमता है, यानी इतना ये भार लाद सकता है, यानी इसकी इतनी क्षमता है। तो इसका प्रश्न एक तो यही बन सकता है कि अभी हाल ही में कौन सा युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, तो युद्धपोत इम्फाल। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है, कभी कभी आजकल इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं कि युद्धपोत इम्फाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दे देंगे इस तरह से। ऑप्शन ए, ये विशाखापट्टनम श्रेणी का तीसरा युद्धपोत है, तो पहला सेंटेंस तो सही हो जाएगा फिर इस तरह से। फिर कह देंगे इसमें 100% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। बी में इस तरह से दे देंगे कि 100% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। तो हमारा ये सेंटेंस यानी ये बी कथन गलत हो जाएगा। और ऐसे दे देंगे कि इसकी विस्थापन क्षमता 7,500 टन से अधिक है, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही होगा। तो हमें बताना कि कौन सा कथन सही नहीं है। वो कुछ किसी में भी वो इस तरह से दे सकता है कि जो गलती हो और वो हमको पकड़नी होगी।
तो इस तरह के प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन बातों पर भी हमें खास ध्यान रखना है कि 72% स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की गई है। प्रोजेक्ट है 15B 15B। तीसरा युद्धपोत है ये। पहला विशाखापट्टनम था, दूसरा मोरमुगांव था, और तीसरा इम्फाल है, और चौथा होगा सूरत। अगली न्यूज़ देखते हैं अब। मोहम्मद मुइज्जू मालदीव के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न भी अक्सर पूछ ले जाते हैं वन लाइनर में, करंट अफेयर में, कि एक तो इस तरह से पूछा जाएगा कि मोहम्मद मुइज्जू किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो मालदीव्स के, हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव्स के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं मोहम्मद मुइज्जू। और इस तरह के प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो हाल फिलहाल में जिनमें चेंजिंग होती है। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं। वहाँ 4 नाम मिल जाएंगे और उन 4 में से हमें देखना होगा कौन सा सही है। तो मोहम्मद मुइज्जू मालदीव्स के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। अगली न्यूज़ है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन की भारत यात्रा। तो पहली बात तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि अभी किस देश की राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की है। तो तंजानिया। और तंजानिया कौन है? राष्ट्रपति। उनका नाम भी पूछा जा सकता है कि तंजानिया की राष्ट्रपति जिन्होंने अभी हाल ही में भारत की यात्रा की है, उनका नाम क्या है। तो सामिया सुलूहु हसन। और इन्होंने ये यात्रा कब की है? 8 से 10 अक्टूबर के मध्य इन्होंने ये यात्रा की है भारत की। जेएनयू ने इन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ये भी ध्यान रखना है कि जेएनयू ने इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, और जेएनयू द्वारा मानद उपाधि से सम्मानित होने वाली ये पहली महिला ही बनी है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। इनको जो तंजानिया की राष्ट्रपति अभी जो भारत की यात्रा पाई सामिया सुलूहु हसन, इनको जेएनयू ध्यान रखना, जेएनयू ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है, और ऐसा सम्मान पाने वाली ये पहली महिला है जेएनयू के द्वारा सम्मान पाने वाली। अगली न्यूज़ है 34वें ओलंपिक जो कि लॉस एंजल्स में होने वाले हैं, और ये होंगे 2028 में। तो इसमें जो है 5 नए खेल और शामिल करने के लिए सहमति बनी है 34वें ओलंपिक खेलों में। तो 33वें कहाँ पर होंगे? 33वें तो 2024 में ही होंगे, पेरिस में होंगे। लेकिन 34वें जो ओलंपिक खेल होंगे जो लॉस एंजल्स में या अमेरिका में होने वाले हैं, वो 2028 में होंगे, और उसमें 5 नए खेल, और उसमें एक खेल कौन? क्रिकेट भी शामिल है। तो क्रिकेट सहित 5, यानी क्रिकेट के अलावा 4 खेल और हैं जिनको इनमें शामिल किया गया है। ऐसे 4 खेल कौन कौन से हैं? एक तो है फ्लैग फुटबॉल, दूसरा है स्क्वैश और लैक्रोस, और तीसरा है बेसबॉल या फिर सॉफ्टबॉल। ये हमारे ऐसे खेल हैं जिनको 34वें ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। तो इसका प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि निम्न में से किस खेल को 34वें ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए मिलेगा क्रिकेट, और क्रिकेट ये T20 फॉर्मेट वाला इसमें शामिल किया गया है, जिसमें पुरुष वाला भी होगा और महिलाओं वाला भी शामिल होगा। और ऑप्शन बी इस तरह से दे देंगे स्क्वैश, और सी लैक्रोस, और ऑप्शन डी कोई नया खेल ऐसे लिख देते हैं खो खो, या कुछ भी ऐसे दे देंगे जो इसमें शामिल नहीं किया है। तो इस तरह से पूछ लेंगे निम्न में से किस खेल को 34वें ओलंपिक खेल में शामिल नहीं किया गया है। तो हमको वो लिस्ट अच्छे से याद होनी चाहिए किस किस को शामिल किया गया है। तो फ्लैग फुटबॉल को शामिल किया गया है, क्रिकेट को शामिल किया गया है,
स्क्वैश को शामिल किया गया, लैक्रोस को शामिल किया गया और बेसबॉल और सॉफ्टबॉल को भी शामिल किया गया है। इसमें केवल खो खो को शामिल नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। इस तरह से मतलब मैंने ये बताया कि इस तरह से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली न्यूज़ है, अभी इसी में और बताना कि इससे पहले एक बार ऐसा हो चुका है कि क्रिकेट को पहले भी शामिल किया गया है एक बार। ऐसा कब हुआ था? 1900 का जो ओलंपिक हुआ था, जो पेरिस में हुआ था, पेरिस ओलंपिक जो 1900 में हुआ था, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था और इसमें केवल 2 टीमों ने ही भाग लिया था। एक तो इंग्लैंड की टीम ने और दूसरा मेज़बान फ्रांस, यानी जो फ्रांस में ही हुए थे इसलिए मेज़बान कहा गया है फ्रांस को। तो 2 टीमों ने ही भाग लिया था, इंग्लैंड ने और फ्रांस ने, 1900 के पेरिस ओलंपिक में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 ये जारी हो गया है। पहली बात तो जितने भी इंडेक्स के सवाल आएंगे उसमें हमको 2-3 बातें जो हैं अक्सर वो हमको याद रखनी है। एक तो क्या चीज़ कि उसको कौन जारी करता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है? 2 गैर सरकारी संगठन हैं। एक का नाम है बेल्थुन गरहिल्फे जो जर्मनी का एक संगठन है, दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो आयरलैंड का एक संगठन है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2 संगठन जारी करते हैं। इन दोनों के नाम ये लिखे हैं। लेकिन 2017 तक इसको ये IFPRI ये जारी करती थी, IFPRI के द्वारा जारी होता था। लेकिन 2017 के बाद से ये दोनों अब जारी करते हैं, बेल्थुन गरहिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ये भी ध्यान रखना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कौन जारी करता है। इस तरह के काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं कि कोई भी एक इंडेक्स दे देंगे और पूछ लेंगे इसको कौन जारी करता है, तो हमको ये ध्यान रखना है। दूसरा है कि इस बार के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया है उसमें 125 देशों को शामिल किया गया है और 125 देशों में भारत की रैंकिंग ध्यान रखना है 111वीं भारत की रैंकिंग है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111वीं है। भारत की रैंकिंग, जबकि 2023 में भारत की रैंकिंग 107 थी। यानी इस बार हम और पीछे पहुंच गए हैं, 4 अंक और पीछे हम पहुंच गए हैं। पिछली बार यानी 2022 में हमारी जो इसमें रैंक थी वो 107 थी और इस बार हमारी रैंक 111 हो गई है भारत की रैंक। इसमें सबसे अंतिम देश जो 125वें स्थान पर रहा है, अंतिम देश का नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। तो सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक एक देश है, वो इसमें अंतिम स्थान पर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो कभी कभी इस तरह से ही प्रश्न पूछ लेते हैं, भारत की रैंकिंग क्या रही है ये पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सा देश सबसे अंतिम स्थान पर रहा है। तो सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक। कभी कभी ऐसा ही प्रश्न बन जाता है कि भारत के किस पड़ोसी देश की रैंकिंग भारत से भी अधिक खराब है। तो देखिए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, म्यांमार की 60 रैंक है जो हमसे अच्छी है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। म्यांमार की 72 रैंक है जो कि हमसे अच्छी है, भारत से अच्छी रैंक है। नेपाल की भी हमसे अच्छी है और बांग्लादेश की भी हमसे अच्छी है। पाकिस्तान की 102 रैंक है, तो पाकिस्तान की भी भारत से अच्छी रैंक है। केवल एक अफ़गानिस्तान हमारा एक पड़ोसी देश है जिसकी रैंक भारत से अच्छी नहीं है। तो इस तरह से इसका प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से किस पड़ोसी देश की रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत से अच्छी नहीं है। वहाँ 4 ऑप्शन मिलेंगे इस तरह से, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, अफ़गानिस्तान। तो केवल एक अफ़गानिस्तान ही देश ऐसा है जिसकी भारत से भी ख़राब रैंक है, यानी 114 रैंक है। बाकी ये जितने पड़ोसी देश हैं हमारे, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनकी रैंक भारत से अच्छी है। और इस बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 20 देशों को एक रैंक पर रखा गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें श्रेणियाँ बनती हैं। इसमें श्रेणियाँ किस तरह से बनती हैं? देखिए इसमें
अंक दिए जाते हैं, यानी मान दिए जाते हैं। 0 से लेकर 100 तक के मान होते हैं। तो देखिए, अगर किसी देश का अगर मान 0 से 9.9 में आया है तो उसको लिखते हैं लो स्थिति में, यानी उसमें बहुत कम भुखमरी है। तो इन ऐसी रैंक वाले कम से कम 20 देश थे, जिसमें ये कुवैत, कतर, इस तरह के देश हैं, इसलिए उनको एक रैंक मिली है। और ऐसे 20 देश हैं, इसलिए 20 देशों को एक रैंक मिली है। तो 0 से लेकर 9.9 तक लो की श्रेणी में रखते हैं, और 10 से लेकर के 19.9 तक मॉडरेट की स्थिति में रखते हैं, और 20 से 34.9 तक सीरियस स्थिति में रखते हैं, सीरियस। तो भारत भी इसी वाली स्थिति में है, सीरियस की स्थिति में। भारत में जो भुखमरी है वो सीरियस स्थिति में है, क्योंकि भारत का जो मान आया था वो आया था 28.7, इसलिए भारत को सीरियस स्थिति में रखा गया है। ऐसे ही 35 से 49.9 तक अलार्मिंग स्थिति में रखा जाता है, और 50 से अधिक, अगर 50 से अधिक मान आया है तो उसको एक्सट्रीमली अलार्मिंग स्थिति में रखा जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि भारत जो वो सीरियस वाली स्थिति में। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। वैज्ञानिकों ने छत्तीसगढ़ के उदंती अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 10 नई दुर्लभ पौध प्रजातियां खोजी हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें यही प्रश्न बन सकता है कि उदंती अभयारण्य कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में है। तो ये इस तरह के प्रश्न भी हमको इससे याद हो गया है कि उदंती अभयारण्य कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में, और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर क्या 10 नई प्रजाति पाई गई हैं, दुर्लभ प्रजाति, सॉरी, जो नई हैं और जो दुर्लभ हैं, जो बहुत रेयर होती हैं, बहुत कम मिलती हैं। तो इसका प्रश्न ऐसा बन सकता है, अभी हाल ही में किस राज्य में वैज्ञानिकों ने 10 नई दुर्लभ प्रजातियों की खोज की है, तो छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के किस किस अभयारण्य में, एक तो उदंती अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अगली न्यूज है, गुजरात सरकार में एक जिला एक उत्पाद वॉल मतलब दीवार, गुजरात सरकार में एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया गया है। तो इसका प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद वॉल का शुभारंभ किया है, तो गुजरात सरकार ने या गुजरात राज्य में। अगली न्यूज है, हरियाणा के मंत्रिमंडल की बैठक में नो लिटिगेशन पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी है। तो ये भी इस तरह का प्रश्न बन सकता है कि अभी किस राज्य ने नो लिटिगेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है, तो हरियाणा राज्य ने। हरियाणा राज्य ने नो लिटिगेशन पॉलिसी की मंजूरी दी है। इसमें क्या है कि समानुपातिक आधार पर 1 एकड़ भूमि के बदले 1000 वर्ग मीटर की विकसित भूमि की पात्रता की अनुमति इसमें दी गई है, इस पॉलिसी में। तो ये तो थी आज की करंट अफेयर की वीडियो, लेकिन हम जो पिछली वीडियो थे उसके कुछ क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हैं उनका, ताकि वो हमारे याद रहें। जैसे कि एक प्रश्न तो ये पूछा गया था कि मतलब प्रश्न क्या हम कैसे बना सकते हैं कि आत्मघाती ड्रोन किस आईआईटी ने तैयार किया था, तो आईआईटी कानपुर। और एक प्रश्न ये था कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को मैक योजना से जोड़ने की योजना है, मैक MAC मल्टी एजेंसी सेंटर। तो कानपुर शहर को मैक योजना से जोड़ने की तैयारी है, यानी इसको जोड़ा जाएगा। एक न्यूज़ ये थी कि उत्तराखंड का जो लैंसडाउन नगर है उसका नाम चेंज कर क्या कर दिया जाएगा, तो जसवंतगढ़।
लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ कर दिया जाएगा। एक न्यूज़ ये थी कि किस राज्य के लोक सेवा आयोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री प्रदीप्ति लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी डॉक्यूमेंट्री लॉन्च की थी प्रदीप्ति नाम से। एक न्यूज़ ये थी कि प्रोजेक्ट रेल किससे संबंधित है? तो प्रोजेक्ट रेल जो कि झारखंड की एक योजना है, झारखंड की एक पहल है जो कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित है। एक न्यूज़ ये थी कि केरल राज्य का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव रखा था? तो केरल से केरलम नाम परिवर्तित करने का प्रस्ताव जो केरल के मुख्यमंत्री थे पिनराई विजयन, उन्होंने रखा था। एक न्यूज़ ये थी कि दीदी कैफ़े किस राज्य की पहल है? तो दीदी कैफ़े उत्तर प्रदेश की पहल है। और किस राज्य की पुलिस ने अपना एंथम सॉन्ग लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है। तो इस तरह से हम बाद में ये रिवीजन कर लिया करेंगे ताकि जो पिछली हुई खबर हैं वो हमें याद रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।